नमस्कार, बारामासा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति जिसमें हम एक्सप्लोर करवा रहे हैं आपको भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित व्यास घाटी। आज है डे 3। डे 2 में हमने आप आदि कैलाश की यात्रा करवाई, कुटी गांव दिखाया जो रंग कम्युनिटी का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर बसा गांव है। आज डे 3 है और हम आपको लेकर चलेंगे ओम पर्वत, काला पानी, वो जगह दिखाएंगे जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, क्यों इंडिया नेपाल के लिए वो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डे 3 की और चलते हैं कुदरत के एक नायाब तोहफे की तरफ आपको लेकर, जिसको ओम पर्वत के नाम से पहचाना जाता है। इस फ्रेम में मेरे पीछे आप कई चीज़ों की डिटेलिंग देख रहे होंगे। उन डिटेल्स को एक एक कर आपको बताता हूँ। ये मेरे पीछे जो गांव नज़र आ रहा है, ये गुंजी गांव है, रंग कम्युनिटी का गांव, जहाँ के गुंजियाल लोग होते हैं। हमारे उत्तराखंड में और आईपीएस सर्विसेज में कई सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनका सरनेम गुंजियाल है, वो इसी गांव के हैं। इसके ठीक पीछे गुंजी के ठीक पीछे मनेला नाम की जगह है, जहाँ पर बेसेस हैं इंडियन आर्मी के, आईटीबीपी के, रॉ के, आईबी के, इन सब के बेस कैंप्स यहाँ पर हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है। यहाँ से कुछ ही दूर पर तिब्बत है, यानी कि चाइनीज़ आर्मी होती है। और जो हिमाच्छादित चोटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो नेपाल का मशहूर माउंट अपी है। गुंजी इसलिए भी ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2-3 रास्ते अलग होते हैं। एक रास्ता वो है जो मेनलैंड इंडिया की तरफ नीचे की तरफ जाता है, काली नदी के बहाव के साथ साथ अगर इससे गुंजी से आगे बढ़ेंगे तो वो तवा घाट होते हुए धारचूला पहुँचता है। दूसरा रास्ता, जिस रास्ते पर हम आपको कल लेकर गए थे, जो कि आदि कैलाश तक पहुँचता है, पार्वती कुंड तक पहुँचता है। और गुंजी से ही एक तीसरा रास्ता कटता है जो कि काला पानी यानी कि काली नदी के उद्गम स्थल, और वहाँ से आगे नाभिढांग, ओम पर्वत, और वहाँ से भी आगे लिपुलेख तक जाता है, जहाँ से कभी इंडो तिब्बत ट्रेड हुआ करता था। और साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा जब तक खुली थी तब तक हुआ करती थी। कोविड के बाद से वो यात्रा बंद है, संभवतः भविष्य में कभी खुलेगी। अभी आपको लेकर चलते हैं ओम पर्वत की दिशा में। हम आपको आज लेकर चल रहे हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रंग कम्युनिटी के बिलीव्स के बारे में भी आपको बताएंगे। इन गाँव में किस तरह की परंपराएं हैं उनके बारे में भी बताएंगे। और भारत नेपाल सीमा विवाद जो है उस जगह पर भी लेकर जाएंगे जहां से वो विवाद शुरू होता है। सड़कों की कंडीशन कुछ पैचेस में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन सड़कें हैं, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। ये सोचिए कि जिस कैलाश मानसरोवर यात्रा को कभी सबसे कठिन यात्राओं में से एक माना जाता था, आज वो यात्रा पूरी तरह से गाड़ी से की जा सकती है, और ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। लिपुलेख तक, जहाँ तक भारत की सीमा में इस यात्रा के यात्री पहुँचते हैं, वहाँ से आगे चाइनीज़ आर्मी है, वो उन लोगों के हैंडओवर कर दिए जाते हैं यात्री। लेकिन कोविड टाइम से यात्रा फिलहाल बंद है, अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई है। आने वाले समय में यदि कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से शुरू दोबारा होती है इस रूट से, तो जो यात्रा कभी बेहद कठिन हुआ करती थी, अब वो पूरी यात्रा गाड़ी से तय की जा सकती है। लिपुलेख दर्रे तक भारत की सड़कें पहुंच चुकी हैं, वहां तक यात्री भारतीय गाड़ियों से पहुंच सकते हैं, और वहां से मुश्किल से 400-500 मीटर लिपुलेख से तिब्बत की सीमा में पैदल यात्रियों को उतरना होगा, और उसके आगे चाइना की सड़कें फिर पूरा कैलाश मानसरोवर तक बन चुकी हैं। ये काला पानी है और काला पानी में स्थित काली माँ का मंदिर है। इस मंदिर की धार्मिक पौराणिक महत्व तो है ही, इसका भौगोलिक महत्व भी है और इसका एक सामरिक महत्व भी है। पहले बात करते हैं इसके रिलीजियस, इसके धार्मिक महत्व की। ये मान्यता है कि वेद व्यास ने जब वो इस घाटी पे आए तो इस मंदिर के ठीक सामने की जो सीधी खड़ी चट्टान है, उस चट्टान पर एक व्यास गुफा है। वहाँ उस गुफा में बैठकर वेद व्यास ने
लंबे समय तक तपस्या की। उनके सपने में यह आया कि उनको यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना करनी है, माता के मंदिर की स्थापना करनी है, और तब ये मंदिर उन्होंने काली का मंदिर यहाँ स्थापित किया। अब इस मंदिर के ठीक नीचे से ये पानी निकल रहा है और यही काली नदी का उद्गम स्थल है। काली नदी जो आगे जाकर देश के कई हिस्सों में जाती है और बड़ी नदी मिलती है, और नीचे जहाँ तवा घाट में पहुंचकर काली और गोरी का संगम होता है, उसके बाद भी ये काली ही कहलाती है, आगे जाके सरयू भी कहलाती है। उस नदी का ये ठीक उद्गम स्थल है। तो ये तो हुई इसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस। अब इसकी जो मैंने बताया आपको कि इसका एक सामरिक महत्व भी है, वो इसलिए कि ये जगह जो है भारत और नेपाल के बीच का जो सीमा विवाद है, जो अभी लगभग 2-3 साल पहले बहुत बढ़ गया था इंडिया नेपाल के बीच में टेंशन्स, वो इसी के लिए है क्योंकि मैप में काला पानी और इससे ऊपर के कई सारे इलाके को नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था, उसमें अपना हिस्सा बताया था, जबकि ये सालों से, दशकों से ये भारत का हिस्सा रहा है, भारत इसे अपना मानता रहा है। वो विवाद क्या है उसके लिए मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ, जहाँ से बेटर विजुअल्स के साथ में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या विवाद है और भारत के क्या तर्क हैं, नेपाल के क्या तर्क हैं। दोनों के तर्कों में नदी का उद्गम बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको उद्गम स्थल तक लेकर आया, मंदिर के दर्शन आपको करवाए। अब ये जो दोनों देशों के बीच की टसल है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे नदी की दिशा में बढ़ते हैं। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूं जहां से अपने भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं कि भारत और नेपाल का सीमा विवाद असल में क्या है। अब इसे ऐसे समझिए, मेरे ठीक पीछे काली मंदिर है जिसके हमने अभी आपको दर्शन करवाए। काली के चरणों को छूते हुए पानी की जो धार आगे बहती है, उसी को काली का उद्गम माना जाता है हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, और भारत का आधिकारिक स्टैंड भी यही कहता है कि काली नदी का उद्गम स्थल काला पानी नाम की ये जगह है। और ये जो धार मेरे राइट हैंड साइड पर आप निकलते हुए देख रहे हैं, यही काली की उद्गम स्थल से निकलती हुई धार मानी जाती है। इसके बरक्स नेपाल का तर्क ये है कि वो जो नीले रंग का पुल आप देख रहे हैं, उसके पीछे से जो बड़ी मुख्य धारा आ रही है, वो मुख्य धारा काली नदी की मुख्य धारा है, जो कि ग्लेशियर से निकलती हुई आ रही है। नेपाल का ये तर्क है। अब ये दोनों का अपना अपना स्टैंड क्यों क्रिटिकली इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे ऐसे समझिए कि सिंगोली की जब संधि हुई थी, जो अंग्रेजों ने करवाई थी 1815 संभवतः 1415 के अराउंड, उस संधि में ये तय हुआ था कि काली नदी के एक शोर का हिस्सा नेपाल का होगा और दूसरे शोर का हिस्सा भारत का होगा। अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर भारत के स्टैंड के हिसाब से इसको काली का उद्गम माना जाए, तो यहाँ से नीचे काली जैसे जैसे जाती है, वो भारत और नेपाल को डिवाइड करते हुए जाती है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया जब हम काली की विपरीत दिशा में बढ़ते हुए इस पॉइंट तक आए। यहाँ से नीचे मेरे बाएं हाथ पर सब नेपाल का हिस्सा है और दाहिने हाथ पर सारा भारत का हिस्सा है। लेकिन अगर नेपाल का तर्क स्वीकार किया जाए कि काली का उद्गम ये ना होकर यहाँ से बहुत ऊपर ओम पर्वत से आता है, लिपु लेक की तरफ से आता है, तो नेपाल ये दावा करता है कि उसके इधर का तमाम हिस्सा जो कि आज भारत का है, दशकों से भारत का रहा है, वो हिस्सा असल में नेपाल का है। ये नेपाल का दावा है क्योंकि वो उद्गम को वहाँ मानता है ग्लेशियर के पास। तो उनके तर्क को अगर स्वीकार किया जाए तो ये प्रतीत होता है कि मुख्य नदी की मुख्य धारा का ये हिस्सा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो सारा भारत का है, नेपाल ये तर्क देता है कि क्योंकि वो मुख्य धारा के इस छोर पर स्थित है, इसलिए उसे नेपाल का होना चाहिए। और भारत का तर्क ये है कि काली के उद्गम से आगे का हिस्सा सिंगोली की संधि लागू करता है, इससे पीछे का हिस्सा हमेशा से भारत का रहा है, तो वो भारत का ही हमेशा रहना चाहिए। ये इस जगह की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, सामरिक महत्व है इस जगह का। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको इस मुख्य धारा की विपरीत दिशा में इसके उद्गम की तरफ भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं ओम पर्वत के। भाई नाभि डांग तो आ गया, कहाँ है ओम पर्वत? बस बड़े भाई दिल थाम के बैठिए, बस आने वाला ही है ओम पर्वत। कौन से अगले मोड़ के बाद? बस 2 मोड़ बचे हुए हैं। पहली बार देखा था मैं तो क्या साल। अरे मैं तो यहाँ से करीब कहता रहा हूँ बड़े भाई, 3-4 घंटे तक मैं उठा ही नहीं, वहाँ पे बैठा ही था, कह रहा हूँ उठा ही नहीं, मैं उठने का मन ही नहीं हो रहा था वहाँ पे से।
कुदरत की बहुत अद्भुत चीज है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं नाभि ढांग नाम की जगह, जहां से ओम पर्वत के प्रत्यक्ष स्पष्ट दर्शन होते हैं। और इत्तेफाक से हमारी किस्मत से लाइट आज अच्छी है, बादल नहीं लगे हैं, इसलिए बहुत क्लियर दर्शन आप सभी लोग ओम पर्वत के कर सकते हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए और बचपन से, बहुत छोटी उम्र से इस तस्वीर को, ओम पर्वत की तस्वीरों को तमाम जगह देखता आया था। आज प्रत्यक्ष जब ओम पर्वत को अपने सामने देख रहा हूँ तो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये एक शिवलिंग हाल ही में यहाँ पे स्थापित किया गया है। 18 ग्रेनेडियर्स ने ये शिवलिंग शिव भक्तों को डेडिकेट किया है। अभी 18 अगस्त को ही ये बनकर तैयार हुआ है। और इस जगह को नाभि ढांग इसलिए कहते हैं, स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके ठीक सामने की पहाड़ी पर माँ पार्वती की नाभि नज़र आती है, वो स्थापित है। इस वजह से इस जगह को नाभि ढांग कहा जाता है। बहुत छोटा सा यहाँ पर कोई घर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। आईटीबीपी का एक कैंप है, एक हेलीपैड है। यहाँ तक हेलीकॉप्टर से उनके अधिकारी, उनके ऑफिसर्स ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए कभी किसी को आना हो तो वो यहाँ तक डायरेक्टली हेलीकॉप्टर से पहुँच सकते हैं। यहाँ से यहीं तक आने की परमिशन है। आप इनर लाइन परमिट लेकर भी अगर आते हैं तो सिर्फ नाभि ढांग तक ही आ सकते हैं। यहाँ से आगे लिपुलेख जाने के लिए अभी परमिशंस बंद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ से आगे लिपुलेख के बाईं तरफ एक नया व्यू पॉइंट तैयार किया जा रहा है। उसी के उद्घाटन के लिए अभी कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे, आदि कैलाश आए थे, तो उसी के उद्घाटन के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। और उसमें अभी कुछ कमियां हैं, लेकिन अगले साल तक उसे शिव भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और तब भारत में रहते हुए ही कैलाश मानसरोवर के, यानी कि बड़ा कैलाश के सीधे दर्शन उस व्यू पॉइंट से हो सकेंगे। लेकिन उसमें अभी वक्त है, अगले साल तक वो होगा। हम यहाँ से वापस लौटें और आपको रंग समुदाय की कुछ और गाँवों, कुछ और कल्चर्स तक ले चले, उससे पहले कुछ देर बैठकर मैं भी यहाँ ओम पर्वत को गौर से निहारता हूँ और आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल विजुअल्स स्क्रीन पर छोड़े जाता हूँ, ताकि आप घर बैठे बैठे ओम पर्वत के ये खूबसूरत दर्शन कर सकें। ओम पर्वत के ठीक सामने नाभि ढांग में आपको खाने के बहुत ज़्यादा विकल्प तो नहीं मिलेंगे, लेकिन गर्मा गर्म मैगी अशोक गुंजयाल जी की शॉप से आप खा सकते हैं। नाभि ढांग में सिर्फ 2 ही दुकानें हैं, दोनों गुंजी गांव के रहने वाले लोगों की हैं। उसके अलावा जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पर आईटीबीपी के कुछ कैंप्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बंकर्स हैं जो सामने की चट्टानों पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको ओम के दर्शन के अलावा सामने नाभि के दर्शन होते हैं और पीछे नाग पर्वत के दर्शन होते हैं। जो लोग इस सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते होंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे आना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन जो यही वाला एपिसोड सबसे पहले देख रहे हैं, उन दर्शकों को मैं, उन व्यूअर्स को ये बता दूं कि ओम पर्वत के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए नाभि ढांग नाम की ये जो जगह है, यहाँ आने के लिए आपको पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील पहुँचना होता है। धारचूला के एसडीएम से स्पेशल परमिशन, जो कि इनर लाइन परमिट है, वो इनर लाइन परमिट लगता है। और वहाँ से फिर आप तवाघाट होते हुए व्यास वैली में एंटर करते हैं, काली नदी के विपरीत दिशा में बढ़ते जाते हैं, तो फाइनली आप नाभि ढांग पहुँचते हैं। ओम पर्वत के इतने खूबसूरत दर्शन, मेस्मराइजिंग व्यूज़ पाने के लिए आप नाभि ढांग नाम की इस जगह पर होते हैं। ओम पर्वत और नाभि ढांग से वापस लौटने से पहले आपको एक दिलचस्प चीज़ और बताते हैं। अशोक गुंजयाल जी की यहाँ पर दुकान है और इस दुकान में, जैसा मैंने पहले बताया, कि आपको मैगी और कुछ और स्नैक्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और है। क्योंकि यहाँ के तमाम लोग पहले इंडो तिब्बत ट्रेड किया करते थे, तो तिब्बत से बहुत सारा सामान यहाँ आया करता था। अब फिलहाल ट्रेड तो बंद है, लेकिन वही सामान नेपाल के रास्ते यहाँ आता है
और जिस रेट पे आपको वो सामान यानी कि स्लीपिंग बैग्स, जैकेट्स और क्या क्या अशोक दा, और क्या क्या दुकान में मिलता है? और सर खाने के लिए सर मोमो चाउमीन, और सर होम स्टे हमारे यहाँ रहने के लिए। यहाँ पे रहने का भी है? हाँ, कितने सर। लोगों का हो जाएगा यहाँ पे? 20 लोगों का रहने का है सर। 20 लोगों का। और क्या चार्जेस हैं एक बंदे का? 1200 रुपये पर हेड है सर। 1200 रुपये पर हेड, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट डिनर ब्रेकफास्ट सब सर। अच्छा, कॉफ़ी चाय। कॉफ़ी चाय। और ये जो सूप सर। ये जो चाइनीज सामान आता है, ये क्या क्या आता है इसमें मेनली? जिसमें सर हमारे यहाँ सर जैकेट्स होंगे और लोअर होंगे, और उसके बाद सर इनर होंगे सर, अच्छा, वो होंगे सर। वो सब। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉर्च वगैरह, नहीं इलेक्ट्रॉनिक सर, आइटम? और कुछ नहीं है बस। और कुछ नहीं, यही सब चीज़ें। मतलब जो टूरिस्ट यहाँ पहुँचता है उसको ज़रूरत भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों की, जैकेट वैकेट और क्लब जो हो गए सर, आईना हाँ सर वो हो गए, अच्छा सर टोपी हो गए, अच्छा। बस वही सामान। और अभी कितने दिन और रहेंगे इधर? 5-6 दिन रहेंगे सर बस। 5-6 दिन रहेंगे। आज 31 अक्टूबर है, अब लगभग यात्रा बंद होने वाली है। 2-4 दिन के बाद यात्री यहाँ आना बंद हो जाएंगे, तो तब वो लोग भी नीचे गुंजी गांव के रहने वाले हैं, गुंजी अपने गांव लौट जाएंगे, और फिर अगले सीजन में फिर आप यहाँ आएंगे। लगभग कब तक आते हैं फिर आप? मई जून में आ जाते हैं सर, मई में आ जाते हैं। अच्छा, मई जून में वापसी होती है। ठीक है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ से अब चलते हैं नीचे, और हम लोग वही गरब्यांग होते हुए, बुदी होते हुए वापस लौटेंगे धारचूला की तरफ। तो कोशिश करेंगे कि नीचे के बिल्कुल लोअर वैली के जो विलेजेस हैं रंग कम्युनिटी के, उनके कल्चर से भी आपको थोड़ा थोड़ा परिचित करवाते हुए हम लोग वापस लौटें। और अगर डिटेल में उस कल्चर को आपको समझना है तो इनसे पहले जो 2 एपिसोड्स डे 1 और डे 2 के हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। और चलिए इस यात्रा को रैप करने से पहले आपको कुछ गाँवों के विजुअल्स और दिखाते हैं, कुछ गाँवों की जानकारियाँ और देते हैं। बुदी गांव में अभी हम लोग हैं, और हमारे साथ में जो महिला आप देख रहे हैं रंग समुदाय की एक महिला हैं, ग्रेफ का काम करके अभी अभी लौटी हैं। आपका क्या नाम हुआ दीदी आपका? किशोरी। किशोरी, अच्छा। तो ग्रेफ के काम में कितना दिहाड़ी मिलता है दिन का? 800, पता नहीं कितना, 800 इतने मिलता है। 800 कुछ मिलता है इसमें। कितने दिन से कर रहे हैं यहाँ पे? 10-11 दिन हो रहे हैं। अच्छा, अभी 10-11 दिन में हाँ, बस? मुझे लगे हुए 10-11 दिन हो रहे हैं। अच्छा, गांव के कितने लोग कर रहे हैं लगभग? 100 कुछ है। 100 कुछ है ऐसे। तो ये जो सड़क बनाई जा रही है आदि कैलाश तक, जिस सड़क से होते हुए आपने देखा, उसके चारों तरफ चिनाई का काम हो रहा है, पुस्ते बनाए जा रहे हैं, गांव के तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप भी उनमें से एक हैं। और ठीक मेरे बाईं तरफ जो है वो नेपाल है। ये जो गांव है जिस नाम से जाना जाता है बुदी, नेपाल का इलाका भी नेपाल बुदी उसको कहते हैं। जी, बुदी नेपाल। जी, बुदी नेपाल। अच्छा, और आप बता रहे थे कि अभी भी साल में एक बार एक त्यौहार में आप उधर जाते हैं? जी। अच्छा, क्या त्यौहार होता है? एगानुंगटांग पूजा। अच्छा, वो हर रात का अलग अलग होता है? जी, हमारा ये रात का होता है। सिर्फ आपके रात का जी। होता है? क्या होता है उसमें, क्या करते हैं उसमें? पूरी प्रसाद बनाते हैं, हाँ, सभी लोग जाते हैं, गांव के सभी लोग जाते हैं? हमारे रात के लोग मतलब। अच्छा, कितने लोग आपके रात के, कितना लोग होंगे उसमें? मतलब इस गांव में आपके रात के कितने परिवार होंगे? 20-30 परिवार तो होंगे। 20-30 परिवार होंगे बस। हम्म। अच्छा, मैं डॉन डॉन किससे पहले पैसा दो आप डॉन। अपना शेख मकना आ डॉन। लड़के लड़का है आ लड़के लड़का पापा हूँ 8 लड़कों के पापा हैं? आ लड़की 8 पापा लड़की? अच्छा। आ लड़के पापा हूँ 6 लड़के पहले लड़के 10 नाती है तो नाती नहीं मेरे पास। अभी क्या चकती पी के आ रहे हैं? चकती पी के दसे बो थोड़ा जल्दी पी लिया चकती आज। नहीं आज तो मेरा गर्मी लग गया आपको? क्या अच्छा पी लगता भला गर्मी हो गया, थोड़ा जैकेट उतार दिया आपने? ओके सर एल्यूमिनियम नॉट टिंगल डी तारो तो उससे लाइक कर भी एल्यूमिनियम नॉट टंग ओके क्या पास रस्ते के पड़ता ठीक था। अब हम जाएं? आप बैठे ना आप लोग, मैं भी मेरे मकान में आ रहा हूँ। आपने उनको तो डांट के भगा दिया आपने। नहीं हम पड़ोस से रास्ता खोल दो, मेरा मकान ही है। अच्छा, पुराना मकान है मेरा। हाँ ये मकान देखो ना आप लोग, हाँ। ठीक है
एक बार घर खुलने देना आपको, मैं आपको ना इनके घर में खजाना है। कितना खजाना है मेरे पास, आपको दिखाऊंगा अभी। अच्छा आप बैठे रहो, अंडरग्राउंड में कमरा खोलूंगा। मैं शिवलिंग दिखा रहा हूँ हाँ जाइए, आप लेके आइए शिवलिंग। आपको, दिखा हाँ लेके आइए, लेके आइए। हाँ लेके आइए। आपको दिखाऊंगा। हाँ। बताना कुंदा। ये शक्ति का असर है। इससे आप गांव को आंकने या गांव वालों को आंकने का बिल्कुल भी इससे प्रयास या प्रयत्न नहीं कीजिएगा। इस तरह के अमूमन हर गांव में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, वो उससे गांव वालों को आंकने की मत कोशिश कीजिएगा। आपको हमने बहुत डिटेल से समुदाय की बहुत सारी चीज़ें दिखाई और ये आखिरी गांव है बुधी, इस गांव का नाम है। वापस व्यास घाटी का पहला गांव पड़ता है। जब आप तवा घाट से व्यास घाटी में एंटर करते हैं तो पहला गांव जो रंग समुदाय का है वो बुधी है। चौदास में हमने आपको तमाम परंपराएं दिखाई। चौदास में भी रंग समुदाय के लोग हैं, तो हमने रंग समुदाय के सांस्कृतिक जीवन से उनके कुछ इतिहास से आपको परिचित करवाया। और आजकल जो सड़क बन रही है तो बहुत सारी महिलाएं, पुरुष, ग्रेफ यानी कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इंडियन आर्मी का, उसके सड़क बनाने के काम में उसके साथ में वो काम कर रहे हैं। और जाते जाते हम आपको एक दिलचस्प परंपरा के बारे में और बताते हैं कि यहाँ पर रंग समुदाय के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कम्युनिटी की भावना आपको इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी मिलती है कि कोई भी प्रोग्राम पर्सनल नहीं रह जाता, चाहे वो शादी ब्याह बारात हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो। सब कार्यक्रमों में इतना अच्छी भागीदारी सबकी होती है। हाँ, ये स्फटिक का शिवलिंग है। अरे वाह, शिवलिंग है। कौन फोटो खींचो आप। तो ये बेहद खूबसूरत बुधी गांव है और मैं एक परंपरा का जिक्र कर रहा था। उस परंपरा को कहते हैं झुमखो। झुमखो परंपरा एक इतनी खूबसूरत परंपरा है इस गांव की कि गांव में जो भी शादी अनुष्ठान हो या कोई किसी के बेटे का, यहाँ पर रिवाज है कि जब भी बेटा बड़ा होता है तो लगभग शादी जितना बड़ा ही एक आयोजन किया जाता है घर के बड़े बेटे के लिए। वो पूरी ही रंग समुदाय में ही ये त्यौहार, ये फंक्शन मनाया जाता है। तो उसमें किसी एक इंडिविजुअल परिवार पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ज़्यादा फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना पड़े, क्योंकि पूरे गांव वालों को बुलाकर भोज करवाना होता है। उसके लिए बनाई गई है झुमखो परंपरा। उस परंपरा के तहत जितने भी लोग मेहमान के तौर पर उस घर में आएंगे, जिस घर में फंक्शन है, वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। और वो कंट्रीब्यूशन इतना शानदार है कि उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। बाकायदा पंचायत का एक प्रतिनिधि चुना जाता है, वो उस सारे अमाउंट को जमा करता है। उसमें से एक बड़ा अमाउंट, लगभग 80% का अमाउंट खर्चे के लिए उस परिवार को दे दिया जाता है ताकि उस फंक्शन का खर्चा निकले। और बाकी का जो अमाउंट बचता है वो ग्राम सभा में जाता है, वो महिलाओं की उत्थान के लिए जाता है, स्वरोजगार योजनाएं शुरू करने के लिए जाता है। तो ये रंग समुदाय में एक ग्रामीण बैंकिंग का, गाँव की अपनी अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था का एक बेहद शानदार उदाहरण है। तो ये एक और परंपरा के बारे में हमने आपको बताया। बाकी बुधी गांव में भी, क्योंकि रंग समुदाय के वही लोग रहते हैं जो गरब्यांग में हैं या जो कुटी में हैं, और चौदास में भी रंग समुदाय है। इन सभी समुदायों से हमने आपको अलग अलग उनके फूड कल्चर से, उनकी संस्कृति से, उनके त्योहारों से आपका परिचय करवाना चाहा। जो लोग इसी एपिसोड को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं और हमारा कंगडाली फेस्टिवल पर बना त्यौहार हमारी डॉक्यूमेंट्री देखें, प्रोग्राम देखें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि 12 साल में एक बार आने वाला चौदास वैली का वो कितना शानदार कार्यक्रम है, जिसको कितनी अच्छे से आज तक प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके अलावा ये जो टूर था व्यास घाटी को एक्सप्लोर करने का, इसका आज डे 3 था, ये लास्ट एपिसोड था। ये वाली सीरीज़ फ़िलहाल हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ऐसी ही कई दिलचस्प सीरीज़ हम पूरे उत्तराखंड से आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा कि किस समुदाय को, किस भौगोलिक क्षेत्र को, किस जनजातीय समूह को आप लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस समुदाय को भी आप तक पहुंचा सकें। ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिएगा 12 मासा।